तो जो भी सेक्शन है सीडीपी का, तो एक जो आपके पेपर में क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं दिया है। सिलेबस जो है वो किस में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। तो ये समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। और मार्केट में जो बुक है जैसे उसमें टॉपिक दिया है वैसे वैसे स्टार्ट कर दिया, और वो क्या है, आगे पीछे है। तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस पढ़ना है, जिससे क्या हो, आपको पता रहे कि कब हम कहाँ पर पहुंचे और किसके बाद कौन सा वाला टॉपिक हमको पढ़ना है। ठीक है, तो प्रॉपर उस सीक्वेंस में हम पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपके सिलेबस का, 4 हिस्से में है, चारों हिस्से इंपॉर्टेंट। पहला हिस्सा है आपका मनोविज्ञान, क्योंकि आपको जो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान जो पढ़ना है और बाल मनोविज्ञान जो पढ़ना है, वो किसका पार्ट है, आपके मनोविज्ञान का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मनोविज्ञान और साइकोलॉजी क्या है उसको समझेंगे। इसी में हम देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इतिहास। और जैसे ही हम इतिहास पढ़ेंगे इसके बाद देखेंगे मनोविज्ञान के बहुत सारे क्या है, संप्रदाय हैं। मनोविज्ञान के क्या है, संप्रदाय। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है? इंग्लिश में अगर रहे तो मैं प्रॉपर हर चीज को इंग्लिश में बता देता हूं ना। तो ये जो मनोविज्ञान के संप्रदाय, इसी में आप बहुत सारे संप्रदाय पढ़ते हो। कुछ एक के मैं नाम लिख रहा हूं। जैसे एक होता है क्या, संरचनावाद, संरचनावाद संप्रदाय। इसी संरचनावाद से जुड़ते हैं आगे चलकर कौन, आपके वाइगोत्स्की। तो रचनावादी भी बोलते हैं इसको, संरचनावाद या रचनावादी भी बोलते हैं, सिलेबस देखेंगे अभी आगे। सेकंड क्या है आपका, प्रकार्यवाद आता है, फंक्शनलिज्म। फिर मेरे ख्याल से आपने सुना होगा गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टिज्म। फिर आता है व्यवहारवाद, है ना, बिहेवियरिज्म, वाटसन। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन, वाटसन। फिर मानवता सिद्धांत या मांग सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो का, कि 5 प्रकार की मांग होती है, आपने सुना होगा, शरीर, सुरक्षा, समाज, सम्मान और आत्मानुभूति। शायद अगर नहीं सुने होंगे तो बाद में पढ़ेंगे। और एक और बता देता हूं, मनोविश्लेषणवाद, है ना, साइकोएनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद किसका है, सिगमंड फ्रॉइड का है। किसका है, सिगमंड फ्रॉइड का। तो ये पूरा हम लोग को क्या पढ़ना है, संप्रदाय में पढ़ना है। वही इसमें हम पढ़ते हैं क्या, इतिहास में, कि मनोविज्ञान को पहले माना जाता था आत्मा का विज्ञान। तभी साइकोलॉजी को ब्रेक करते हैं कौन, गैरिट। बोलते हैं साइकी का मतलब आत्मा होता है और लॉगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन। आत्मा के बाद आता है क्या, मन मस्तिष्क का सिद्धांत, मन मस्तिष्क का सिद्धांत। फिर इसके बाद आता है चेतना, और चेतना वाले कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं कॉन्शियसनेस को कौन, विलियम वुंट। प्रयोग भी कर लेते हैं और बकायदा इस पे नया सब्जेक्ट भी डिराइव करते हैं मनोविज्ञान करके, दर्शन शास्त्र से। तो उनको क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक, है ना। और आत्मा वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अरस्तु ने। तो अरस्तु को बोलते हैं जनक, और मनोविज्ञान का आधुनिक जनक किसको बोलते हैं, विलियम वुंट को बोलते हैं। देखेंगे सबसे लास्ट में क्या बनता है, व्यवहार। तो आज अगर मनोविज्ञान क्या है बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। क्या माना जाता है, व्यवहार का अध्ययन। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो है आपके सिलेबस का वो है मनोविज्ञान। तो ये मान के चलिएगा, ये बीच बीच में बार बार आपके सामने आएगा। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आगे 1-2 और है, सहचर्यवाद, प्रयोजनावाद, वो सब और रहेगा। तो केवल अभी बेसिक नाम लिखा है मैंने। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर इसी के साथ आपको पढ़ना है क्या, बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। इसी में आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसी में रहेगा ना, इसी में पढ़ना है बच्चों का विकास कैसे होता है। तो इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है, लेकिन ये तीसरा टॉपिक जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। तो आपने ऐसा सुना होगा, वृद्धि जो है परिपक्वता तक चलता है और विकास
जो है गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, फ्रॉम वूम टू टूम, वो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे क्या, विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। क्या रहेगा इस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में, आप लोग कई सारा आप पढ़े होंगे, निरंतरता का सिद्धांत की विकास कभी नहीं रुकता, केवल दर बढ़ता या कम होता है, लेकिन कंटिन्यूसली चलता रहता है। फिर परिमार्जन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वर्तुलाकार बनाम रेखीय विकास का सिद्धांत, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं उसको, पूर्वाग्रह का सिद्धांत, फिर आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत है इसमें, तो वो सारा सिद्धांत पढ़ेंगे, लगभग 12-13 सिद्धांत हैं। फिर क्या करेंगे, विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अवस्था, विकास की अवस्थाएं। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कितने स्टेज होते हैं, कौन कौन सा? नहीं, आपके सिलेबस में जो 4 है वो कहाँ से शुरू होता है, गर्भावस्था से। गर्भावस्था जिसको हम बोलते हैं प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज। फिर आता है कौन सा आपका, शैशवावस्था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, इन्फेंसी। फिर आएगा आपका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। और आप देखेंगे एक टॉपिक कौन सा, किशोरावस्था, चाइल्डहुड के बाद एल्डोसेंस, किशोरावस्था। ये 4 टॉपिक हमको पढ़ना है। तो ये क्या है आपका, 4 अवस्थाएं हैं, समझ में आए? गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, और ये क्या है, एडोलेसेंस। तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, इसमें आप देखते हो क्या, विकास के आयाम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट, विकास के आयाम। आयाम बोलता है या क्षेत्र बोलेगा, या तो कभी कभी पक्ष भी लिखता है, तो इंग्लिश में डायमेंशंस एंड एरिया ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, एरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो कितने आयाम होते हैं विकास के, पढ़े हो आप लोग, लेकिन आयाम ही बोलते हैं ये ऐसा नहीं पता है ना। जैसे आपने वो पढ़ा होगा, ईड ईगो सुपर ईगो, सुना है ना, अहम मतलब क्या बोलते हैं इसको, ईद ईगो सुपर ईगो को अहम मतलब इदम अहम परम अहम ये बोलते हैं। इसके अलावा आपने वो भी सुना होगा कि चेतन मन, अचेतन मन, अर्ध चेतन मन, सुना है, लेकिन किसने दिया है ये नहीं होगा, है ना। ये याद नहीं, कहाँ पर दिया ये याद नहीं आ रहा, तो ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद में, ठीक है, वो पढ़ेंगे। इसको भी आपने पढ़ा है। इसमें देखो हम लोग 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसको मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, EPSC प्लस ML। तो मुख्य रूप से 4 क्या होते हैं, इसके आयाम होते हैं, 2 को अन्य लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ई से क्या हो जाता है आपका, इमोशनल, संवेगात्मक विकास, है ना। इसी में क्या पढ़ते हो आप, मैकडुगल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। यही क्वेश्चन पूछा है अभी जो प्री बीएड हुआ था उसमें पूछा है, ठीक है, मैकडुगल का कॉन्सेप्ट पूछा है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, पी से हो जाता है फिजिकल, तो शारीरिक विकास, है ना, शारीरिक विकास। फिर हो जाता है क्या, एस से सोशल, सामाजिक विकास, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा आपका, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव। और फिर जो ML लिखा हुआ है, उस ML में क्या क्या शामिल है वो देखिएगा। 5th में M से है मोरल, मतलब नैतिक विकास, नैतिक विकास। कौन कौन देता है नैतिक विकास का सिद्धांत, किसने दिया था? ऑप्शन दे, ठीक है, कोहलबर्ग है कि कोहलर है? इसी में तो कंफ्यूज होते हैं। लॉरेंस बोलो, लॉरेंस कोहलबर्ग है, ठीक है, कोहलर नहीं है, ठीक है, ठीक। वो सूच का सिद्धांत में आएंगे। और पहले दिया था जीन पियाजे ने, पहले जीन पियाजे देते हैं, उसी को संशोधित करके कोहलबर्ग देते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले जीन पियाजे आते हैं, फिर कोहलबर्ग आते हैं, मतलब पीके है, पहले पहले पियाजे है, फिर क्या है, कोहलबर्ग, ऐसे याद रखिएगा। फिर उसके बाद कौन है, यहाँ पर आप लास्ट वाला जो होता है एल से याद रखिएगा, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आपको अगर पूछता है कि विकास के आयाम कितने हैं, तो मुख्यतः कितने हैं, 4।
सिलेबस में भी 4 को ही बताया है ना। फिर उसके बाद क्या है, पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट में पढ़ते हैं क्या, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसमें बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। बाकी आपके पेपर 1 पेपर 2 मतलब आपको जो तैयार कर रहे हो आप विषय का जो विषय तैयार कर रहे हो आप, है ना, मतलब सहायक शिक्षक के लिए और शिक्षक के लिए, तो उसके सिलेबस में थोड़ा सा बस यहीं पर चेंज है, बाकी पूरा सेम है। तो एक क्या है, आप सहायक शिक्षक की अगर बात करूं तो सहायक शिक्षक में किस नाम से बोल दिया है इसको, प्रकृति और पोषण, नेचर एंड नर्चर के नाम से दिया है। किसके नाम से दिया है, नेचर और नर्चर के नाम से दिया है। और शिक्षक के सिलेबस में इसको क्या बताया है, हाँ, वंशानुक्रम व वातावरण। और अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्रकृति को ही वंशानुक्रम बोला गया है, पोषण को ही क्या बोला गया है, वातावरण बोला गया है, इसी को ही क्या बोला गया है, वातावरण कहा गया है। समझ में आया? इसमें 2 चीजें और बोली गई हैं, निरंतरता अनिरंतरता और अनुभव, परवर्ती और उत्तर अनुभव, वो भी ज्यादा नहीं है। तो ये दोनों सेम है, ध्यान रखना, ये दोनों सेम है। बल्कि क्वेश्चन जो आते हैं आपके किसी भी एग्जाम में तो प्रकृति पोषण को लेकर आता है, प्रकृति पोषण विवाद को लेकर, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। समझ में आया? तो विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, फिर बाल मनोविज्ञान के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरा बाल विकास पढ़ना है। इसके अंदर ही हमको क्या पढ़ना है, बाल विकास। और बाल विकास में पहला जो टॉपिक होता है वो क्या होता है आपका, विकास और वृद्धि में अंतर, फिर विकास के सिद्धांत, फिर विकास की अवस्थाएं, विकास के आयाम और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये सारा कुछ देखना है। फिर देखो यहाँ पर क्या है, जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इन दोनों में अलग से हमारा क्या होगा, एमसीक्यू होगा। इन दोनों टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमसीक्यू। फिर ये तो इंडिविजुअल टॉपिक है, हम जितना भी क्वेश्चन आया है अब तक और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पे क्या सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू। जैसा जो टॉपिक होगा उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, एमसीक्यू होंगे। जैसे ये कम मतलब बहुत कम इंपॉर्टेंट है तो इसमें उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे यहाँ पर रखेंगे। ये भी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ और यहाँ, तो इसमें हम लोग लगभग 60 से 70 और यहाँ भी 60 से 70 क्वेश्चन का एमसीक्यू रखेंगे। ठीक है, तो जिसका जितना वेटेज होगा उतना। तो यहाँ तक हम लोग 200 से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर चुके होंगे। इसके बाद जैसे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा हम लोग क्या करेंगे, 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट लेंगे। जैसे एग्जाम में होता है, ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। जैसे एग्जाम में होता है ABCD 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक टिक करना होगा, आगे बढ़ना होगा, वैसा। और ऑफलाइन जो होगा वो आप लोग को हार्ड कॉपी मिलेगा, OMR शीट में रहेगा। और वैसे ही जैसे एग्जाम में होता है वैसे ही उसका चेकिंग भी होगा। OMR शीट को मशीन में रीड कराएंगे, जितना सही होगा जितना गलत होगा उसके हिसाब से आपको मार्किंग लिस्ट बना के देंगे। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन होगा। और पहला सेक्शन ये मान के चलेगा सहायक शिक्षक का 2.5 यूनिट कवर करता है। सहायक शिक्षक के सिलेबस का इतना ही आपका 2.5 यूनिट कवर कर देगा। ठीक है, एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा होगा, अलग होगा वो, लेकिन इतना ही चैप्टर आपका 2.5 यूनिट कवर कर देता है। और शिक्षक का लगभग 40% हिस्सा इसी में कवर हो जाता है पहले सेक्शन में। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा। दूसरा चैप्टर देखिएगा, अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। पहला देखिएगा, पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे कौन सा, बुद्धि। अब वो चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और सिलेबस में लिखा है, लेकिन ये भी याद रखें सहायक शिक्षक के सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। क्या पूछता है कि एक बच्चा है जिसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु कितना है, 14 वर्ष है। तो बच्चे का IQ कितना है ये पूछेगा, या तो फिर पूछेगा बच्चा किस प्रकार का है, बच्चे की बुद्धि जो है किस स्तर की है। तो टर्मन के वर्गीकरण के अनुसार उसको बताना पड़ता है। मेन तो आपके वर्गीकरण में कौन है, टर्मन है। बहुत सारे लोगों ने वर्गीकरण किया, लेकिन आपको ध्यान रखना है किसका, टर्मन का। तो ये फिर उसके बाद जो इसके अंतर्गत दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा क्या, चिंतन। कितने टाइप का होता है चिंतन, देखो जब आप लोग पढ़ते हो ना, जब आप लोग पढ़ोगे तो NCERT जो है वो बताता है 2 प्रकार का चिंतन होता है। कितने प्रकार का होता है चिंतन, 2 प्रकार का। तो एक प्रकार का जो चिंतन होता है उसको बोलते हैं स्वाली चिंतन। स्वाली चिंतन जिसको बोलते हैं
ऑटिज्म, ठीक है, ऑटिज्म थिंकिंग। तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी कल्पनाओं में रहता है, कोई भी वास्तविकता से संबंधित नहीं होगा, अपने आप में खोए रहेगा। सेकंड जो होता है वो होता है यथार्थवादी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन जिसको बोलते हैं रियलिज्म, है ना, या रियलिस्टिक थिंकिंग, क्या बोल देते हैं, रियलिस्टिक थिंकिंग। और ये जो रियलिस्टिक थिंकिंग है ये आपका डिवाइड होता है 3 पार्ट में, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोलते हैं हम, जब भी अभी बोल रहे थे आप सर, एक होता है अभिसारी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। एक होता है क्या, अपसारी, इसके कई सारे नाम भी है ना, मैं नाम भी बताऊंगा। जैसे इसको बंद प्रश्न बोलते हैं, निगमनात्मक चिंतन बोलते हैं, इसको खुला प्रश्न भी बोलते हैं, या सृजनात्मक या आगमनात्मक भी बोलते हैं। ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और फिर एक होता है आलोचनात्मक, आलोचनात्मक थिंकिंग ना, आलोचनात्मक चिंतन, तो इसको बोल देते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएटिंग थिंकिंग। क्या होता है, जैसे इसमें क्या, कैसे क्वेश्चन पूछता है, 1 वर्ड वाले रहता है, एक शब्द में उत्तर दो वाला। जैसे आपका नाम क्या है, आप किस शहर से में रहते हैं, तो एक ही हो सकता है। जैसे आप रायपुर से रहते हो, रायपुर के अलावा और कुछ बोलेंगे क्या, नहीं, लेकिन आपको बोलेगा आप जिस शहर में रहते हो उसके बारे में बताओ, है ना। आप सारी, मतलब आपके दिमाग के बारे में जानने की कोशिश करेगा, आपके नए नए डायमेंशन देखने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बोलता है कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसके बारे में अच्छे से समझो, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव को समझो। तो कहीं भी आप कुछ लेते हैं या तर्क करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव को करते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही मेंशन रहेगा कि एक बच्चा है कोई भी चीज़ खरीदने या किसी विषय पर विचार करने से पहले उसके गुण और दोष को समझता है, फिर अपना तर्क रखता है। तो वो कौन सा प्रकार का चिंतन करता है, आलोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग करता है। फिर अपसारी चिंतन बताया, फिर क्या होता है आपका अभिसारी। तो चिंतन 2 प्रकार का होता है, फिर ये आगे डिवाइड होता है ना। तो चिंतन पढ़ेंगे, चिंतन के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा आपका, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग क्या, क्रिएटिविटी। क्या पढ़ते हैं, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता। हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है किसी भी मामले में, हाइट, रंग, ठीक है, आकार, फिर उसके बाद एज, फिर बोलने के तरीके से, चलने के तरीके से, और भी भाषाई रूप से, स्थानीय रूप से, तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। तो ये क्या होता है, बौद्धिक रूप से भी कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा लेट से सीखता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस, एक टीचर के लिए व्यक्तिक भिन्नता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्लास में हमेशा उसको व्यक्तिक भिन्नता, समता, इनका पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व। पर्सनालिटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसे में पढ़ते हो आईबीटी क्या होता है, टेट क्या होता है, सेट क्या होता है, और आपका ये पढ़ते हो ना आईबीटी, इंक ब्लॉट टेस्ट। इसी में पढ़ते हो थियोमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, फिर पढ़ते हो क्या, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, फिर सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट। कुछ याद होगा, इसको बोलते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट, हर्मन रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, सुना होगा आपने शायद, है ना। शाब्दिक अशाब्दिक जो है वो बुद्धि वाले टॉपिक में जाएंगे। स्याही धब्बा में पिक्चर दिखाया जाएगा और आपको क्या बोला जाएगा कि इसको देख के बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, सब बुद्धि वाला टॉपिक में, ठीक है। इसमें आता है क्या आपका, पहले बुद्धि मापन के 3 तरीके होते हैं। एक होता है क्या, वस्तुनिष्ठ विधि, एक होता है आपका सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव, और एक होता है प्रोजेक्ट मेथड। ये जो लिखा हूं मैं प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो सब्जेक्टिव मेथड होता है उसमें ना अवलोकन, साक्षात्कार, फिर इसके अलावा आता है क्या आपका अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन गाथा, लाइफ हिस्ट्री, और एक आता है अंतः दर्शन। अब व्यक्ति को पूछा जाता है आप अपने बारे में बताओ। फिर जो वस्तुनिष्ठ होता है वो होता है क्या, प्रश्नावली होता है ना। फिर उसके बाद निर्धारण मापनी, फिर रेटिंग स्केल आता है, रैंकिंग, ठीक, तो ये सब रहेगा। और समाज मितीय विधि, सोशियोमेट्री, तो वो सब रहेगा। तीसरा विधि में ये सब आता है, तो ये। और जो आप बोल रहे हो ना वो क्या, बुद्धि मापन जब हम लोग करते हैं तो बुद्धि मापन 2 प्रकार से किया जाता है, एक है व्यक्तिगत और एक होता है सामूहिक। सामूहिक,
और वो भी क्या होता है, दो प्रकार से होता है, एक होता है शाब्दिक, है ना, और अशाब्दिक। अशाब्दिक, यहां भी क्या होता है, ये दो प्रकार का होगा, शाब्दिक और ये होगा अशाब्दिक। अब ध्यान रखो, जो पढ़े लिखे हैं, लिखने वाला रिटर्न वाला देंगे तो वो शाब्दिक होगा, और जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा तो नहीं उनके पास बुद्धि नहीं होगी, है ना। जैसे घर में आपने देखा होगा, मम्मी अगर 2 लोग का खाना बनाना है तो 2 लोग के हिसाब से पूरा सब कुछ रेडी करेगी, लेकिन अगर 10 लोग का बनाना है तो 10 लोग के हिसाब से सब कुछ रेडी हो जाता है ना। नमक मिर्च सब बराबर रहता है, तो इंटेलिजेंस ही तो है। लेकिन इसको कैसे पता लगाया जाए, तो इसको पता लगाने के लिए क्या है, अशाब्दिक परीक्षण किया गया। ये लोग जब मैगजीन जब पढ़ते थे या बाल भास्कर देखते थे, उसमें एक, या अभी भी देखते तो एक इमेज आता है, सिमिलर सिमिलर रहता है ना, और उसमें क्या है कि कितने अंतर है, 10 अंतर है, ढूंढ के बताओ, तो उसके लिए पढ़ने लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, वो देखने से पता चल जाएगा। तो वैसे होता था अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो बिने साइमन, फिर स्टैनफोर्ड बिने, फिर इसी में आएगा टर्मन मैरिल, फिर हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण, इधर देखते हैं कोच ब्लॉक टेस्ट, भारतीय बैटरी परीक्षण, इधर आएगा आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा। अच्छा, अब आप लोग बताओ कि आप लोग जो एग्जाम दोगे आगे जाकर शिक्षक भर्ती का, है ना, उसमें जो रिजल्ट मिलेगा उसके हिसाब से आप लोग बताओ कि आप लोग शाब्दिक परीक्षण दोगे कि अशाब्दिक। दूसरा, व्यक्तिगत परीक्षण होगा कि सामूहिक परीक्षण होगा, वो सोचो। पहले बताओ, शाब्दिक होगा कि अशाब्दिक, आप लोग जो टेस्ट सर है, शाब्दिक या अशाब्दिक। अरे भाई, वहां पर क्वेश्चन आएगा, उसको पढ़ोगे, उसको दोगे, तो पढ़ने के बाद दोगे ना, ठीक है, शाब्दिक होगा। अब ये बताओ, सामूहिक होगा कि व्यक्तिगत होगा, क्या लग रहा है, पीछे वाले बोल रहे हैं इसलिए, ठीक है, क्योंकि आपको रिजल्ट जो होगा इंडिविजुअल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा, मतलब कल जैसा श्रेयस अय्यर अच्छा खेल गया, पूरा टीम पहुंच गया, ठीक है, तो वो क्या होता है सामूहिक, कि मतलब एक व्यक्ति भी अच्छा खेल जाए या अच्छा कर जाए तो पूरा टीम आगे बढ़ जाएगा। जैसे क्विज कंपटीशन, 4 लोग बैठे रहते हैं और एक बंदा भी अगर ग्रुप से आंसर दे रहा है तो वो लोग आगे पहुंच जाते हैं, तो वो होता है समूह परीक्षण। समझ में आया, ठीक है। और एक एक व्यक्ति का अलग अलग रिजल्ट निकल रहा है, मतलब वो क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। तो डाउट क्लियर हुआ कहाँ का है, तो वो जो है बुद्धि वाले टॉपिक का है, ठीक है। ये पर्सनालिटी में अलग रहेगा, समझ में आया, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यहां से देखो, जहां से क्वेश्चन आता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि हर प्रश्न में जहां पर भी आपको व्यक्तिक भिन्नता दिखाए तो ज्यादातर का आंसर व्यक्तिक भिन्नता ही होता है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है कौन सा आपका, ठीक है, ये वाला टॉपिक रिपीट होता है आगे, जब समावेशिका पढ़ते हैं तो वहां पर रिपीट हो जाता है। तो ये दूसरा सेक्शन हुआ ना हमारे सिलेबस का। तो जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअली इसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि 100 क्वेश्चंस का क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे, 2 घंटे का चलेगा ये टेस्ट आपका, ठीक है। और जैसे पेपर में पूछा जाता है कूट आधारित सिंपल प्रश्न, वैसे ही सेट रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इंडिविजुअली एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे और इसमें क्वेश्चंस भी बनाना रहेगा बाद में जब ये टॉपिक खत्म होगा तब। अब देखते हैं आगे, तीसरा सेक्शन देखिएगा, थर्ड में पहला रहेगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, मोटिवेशन। सेकेंड टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अधिगम, अधिगम। तो अधिगम पढ़ेंगे, क्या होता है अधिगम, किसने किस परिभाषा दिया है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि अधिगम की विशेषताएं क्या है ना। फिर उसके बाद देखेंगे कि अधिगम को लेकर कितने सिद्धांत प्रचलित है, अधिगम के नियम देखेंगे। इसी में पढ़ते हैं अधिगम के वक्र, अधिगम का पठार, फिर अधिगम का स्थानांतरण। तो एक होता है धनात्मक स्थानांतरण, एक होता है ऋणात्मक होता है, और एक होता है शून्य। धनात्मक मतलब आपने पहले कुछ सीखा था और आज जो सीख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, लाभ। साइकिल चलाना सीखा था, बाइक चलाना सीखते हैं तो बैलेंसिंग सीख जाते हैं, बस गियर वाला सीखना पड़ता है। और आज आपने बाइक सीखा है, कल कार सीखोगे तो क्लच गियर वाला समझ में आ जाता है, बस आपको कितना मेजरमेंट देखना पड़ता है, कहां से निकल जाएगा गाड़ी, ठीक है। तो पहले वाला ज्ञान नया ज्ञान प्राप्त करने में सहायता कर रहे तो धनात्मक। और मान लो पहले आपने जो पढ़ा है और आप जो पढ़ रहे हो उसमें क्या हो रहा है, आपको गलती हो रही है, ठीक है। जैसे क्या है कि कभी कभी हम बाइक चलाने की इतनी आदी हो जाती है, इतने आदत हो जाता है कि अचानक से स्कूटी में बैठते तो नीचे देखने लग जाता है, अरे कहाँ गया करके। और कहाँ दिक्कत होता है कि आप बाइक चला रहे हो डेली, लेकिन मान लो कभी आपने कोई दूसरे कंपनी का बाइक ले लिया है और वहां पर देख रहे हैं गियर आगे है, तो आप बार बार पीछे लगा रहे हो गियर, वो दिक्कत होता है, तो है। तो आपको पहले वाला ज्ञान नया ज्ञान प्राप्त करने में क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, ठीक।
बाधा। और अगर मान लो कोई ऐसा ज्ञान है पहले वाले को कोई जो रिलेशन है वो सेकंड वाले से नहीं होता, तो वो क्या है, शून्य। तो ऐसे करके है। फिर यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं। अधिगम के क्या पढ़ते हैं, सिद्धांत। तो दो सिद्धांत है यहाँ पर, एक है व्यवहारवादी सिद्धांत और एक है संज्ञानवादी। इसी में आप क्या पढ़ते हो, व्यवहारवादी में पहले थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ते हो। थॉर्नडाइक ने क्या किया था, बिल्ली पर प्रैक्टिकल किया था। संबंधवाद का सिद्धांत, या इसको बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक का। फिर उसके बाद क्या है, स्किनर करते हैं। स्किनर किस पर करते हैं, चूहे पर करते हैं, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, आरएस थ्योरी बोल देते हैं। ये क्या बोलते हैं, एसआर थ्योरी बोलते हैं। फिर उसके बाद पावलोव आते हैं। पावलोव किस पर, कुत्ते पर, हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या इसको क्या बोलते हैं, वो संबंधवाद का, या क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं ना एस टाइप थ्योरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एस टाइप, अनुबंधन के जनक, है ना, फादर ऑफ कंडीशनिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद कौन आते हैं आपके, हल। और हल क्या बोलते हैं, क्लार्क हल, कि ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको क्या होता है, जैविक आवश्यकताएं होती हैं। क्या होती है, बायोलॉजिकल नीड होते हैं। उस बायोलॉजिकल नीड के कारण आपको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर इसके बाद इसी में देखते हैं हम लोग क्या, संज्ञानवादी में जो आपने कोहलर पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सुना था, उन्होंने किस पर प्रैक्टिकल किया था, सुल्तान पर, अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत। समझ में आया, ठीक है। अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत, जो चिंपांजी रहता है उसका नाम क्या रहता है, सुल्तान, ठीक है। तो वो फिर आगे जो है रॉबर्ट गे ने प्रैक्टिकल करते हैं, अल्बर्ट बंडूरा का प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो वो सारा कुछ देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सिलेबस में अलग अलग जगह लिखा गया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, सीखने का नियम क्या है, सब इसी में पढ़ेंगे। फिर जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तो हम लोग पढ़ते हैं मूल्यांकन। क्या पढ़ते हैं, इवेल्युएशन, ठीक है। इसी में क्या पढ़ते हैं, एक छोटा टॉपिक आता है कौन सा आपका, मापन क्या होता है। फिर एक बड़ा टॉपिक आता है कौन सा, आकलन किसको बोलते हैं, असेसमेंट। यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनता है ना, आकलन और मूल्यांकन से। फिर आप फिर इसके बाद पढ़ते हो क्या, मूल्यांकन पढ़ोगे। मूल्यांकन, मूल्यांकन पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक मूल्यांकन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पूछा जाता है। मूल्यांकन, यहां से प्रश्न बनता है ना। यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम पूछता है, कैसे ग्रेड रहेगा, कैसे बच्चों को ध्यान रखना है, मूल्यांकन किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है, वो सब पूछता है। योगात्मक मूल्यांकन क्या है, रचनात्मक क्या है ना, फॉर्मेटिव क्या है, समेटिव क्या है ना, अधिगम के लिए आकलन क्या है, अधिगम का आकलन क्या है, अधिगम में आकलन क्या है, ठीक है, अधिगम के रूप में आकलन। तो ये सारा कुछ पूछता है यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं क्या, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा पूरा एक यूनिट कवर करता है ये, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये चैप्टर पढ़ते हैं ना तो आपका पूरे एक यूनिट खत्म हो जाता है ना, दोनों का। तो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है देखिएगा। सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे कि ये समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा, है ना, समावेशी शिक्षा क्या है, इसका इतिहास, इसका एकीकृत शिक्षा से कैसे ये डिफरेंस रखता है, वो सब इसी में जानोगे। एकीकृत शिक्षा प्रणाली क्या है और ये सब इसमें अंतर देखेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, दूसरा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे RPWD एक्ट 2016, है ना, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कितने डिसेबिलिटीज शामिल हैं, अब कितने हैं, पहले देखो ये 95 में जब आया था 1995 में, तो उसमें केवल 60 डिसेबिलिटीज थी, उसमें 14 और जुड़ गया है। टोटल कितना हो गया, अब 21 हो गया है। टोटल कितना हो गया है, 21। यहीं पर जो डिसेबल पर्सन है उनको दिव्यांग, मतलब विकलांग के जगह क्या बोलना जाना शुरू हुआ, दिव्यांग। तो यहीं से शुरू हुआ ना, दिव्यांग बोलना यहीं से शुरू हुआ था। 15 जून 2017 से ये लागू हो जाता है। तो ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इंग्लिश में बोला जाता है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। इसका भी फुल फॉर्म पूछा है ना एग्जाम में। CWSN का मतलब क्या होता है? CWSN का मतलब क्या होता है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये पूछा गया है। फिर पूछा गया है क्या? क्षति क्या होता है, अक्षमता क्या होता है, क्षति क्या है, असमता क्या है, और क्या पूछा जाता है? अपंगता, पंगता या इसको विकलांगता बोलते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है? तो इंग्लिश में क्या हो जाता है ये? इम्पेयरमेंट। और अक्षमता मतलब तो पता है, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी। फिर अपंगता मतलब क्या होता है आपका? हैंडीकैप। क्या होता है आपका? हैंडीकैप होता है। क्या होता है? हैंडीकैप। तो ये, और फिर इसी को किसने अच्छे से डिफाइन किया है? इसको डिफाइन किया है किसने? WHO ने डिफाइन किया है। WHO ने परिभाषित किया है और क्या किया है? एक अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण बताया है कि किसको बोलेंगे क्षति, किसको बोलेंगे अक्षमता और किसको बोलेंगे हैंडीकैप। तो एक इन्होंने एक फुल फॉर्म बताया, ICIDH। इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है ना, ICIDH क्या है, इसका फुल फॉर्म बताओ करके। तो I का मतलब होता है इंटरनेशनल, C का मतलब है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, कि किसको क्षति बोलेंगे, किसको अक्षमता बोलेंगे, किसको दिव्यांगता बोलेंगे, ठीक है। तो I का मतलब इंटरनेशनल, C का मतलब क्लासिफिकेशन, है ना। तो I का मतलब इम्पेयरमेंट, D से डिसेबिलिटी, और फिर H से हैंडीकैप। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, है ना। क्षति, अपंगता, क्षति अक्षमता अपंगता का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, हिंदी में वो हो जाता है। तो WHO ने उसको क्या किया? डिफाइन किया। हो गया। फिर इसमें देखो, ये पांचवा जो पॉइंट होगा इसमें पढ़ेंगे वो है बालक समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, इसको ये बोलते हैं इंग्लिश में। पूरा थ्योरी है, 1-1.5 दिन का क्लास लगता है, खत्म हो जाता है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो ये जो है हमारा तीसरा सेक्शन रहेगा। जो समय लगता है वो इसमें और इसमें लगता है, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट भी है थोड़ा, यहाँ और यहाँ क्या है? थ्योरेटिकल है, तो यहाँ थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन इन दोनों में कॉन्सेप्ट भी है, तो अच्छे से समझ में आता है। ठीक, यहाँ तक हुआ। तो ये हमारा सिलेबस का तीसरा होगा सेक्शन। और इसमें जैसे मैंने पहले भी बोला था, हर टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे? MCQ सॉल्व करेंगे, और फिर 100 क्वेश्चन का क्या रहेगा आपका? टेस्ट रहेगा 2 घंटे का, ठीक है। क्लास चाहे तो क्लास ड्यूरेशन में देंगे, या तो पहले आके देना चाहे तो पहले आके देंगे, और फिर आपका जो 3 घंटे जो क्लास लगता है वो लगेगा ही, वो बाद में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? फिर अगला देखिएगा, चौथा जो सेक्शन है उसका पहला पॉइंट है RTE, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, 2009। फिर इसी के बाद देखना है NEP 2020 की NCF पढ़ना होता है। नहीं, अब आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन 2005 का अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो है, क्योंकि NCF कब बनता है? NEP के अनुसार बनता है। अब हमारा जो NEP है वो 2020 है, तो उसके हिसाब से क्या है, 2022 और 2023 में जो आपका NCF आया है प्रश्न, अब वहां से आता है। प्रश्न अब कहाँ से आएगा? वहां से। मेरे ख्याल से अभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है यहाँ से, ध्यान नहीं आया मुझे, किसी स्टूडेंट ने बोला था, तो यहाँ से आएगा प्रश्न अब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अगला जो है एक टॉपिक जो है पिछले बार के शिक्षक भर्ती में पूछा है लेकिन सिलेबस में नहीं है,
अकोमोडेशन या एडजस्टमेंट, समायोजन से प्रश्न पूछा है पिछले बार के जो 23 में हुआ है वहां पर पूछा है समायोजन से, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, कवर करना पड़ेगा। साथ में आपके सिलेबस में क्या है, ब्लूम वर्गीकरण नहीं है। क्या बोल रहे हो? कौन सा? अलग से टॉपिक रहेगा बोल रहा हूँ, एक पूरा का पूरा पूरा चैप्टर रहेगा नया। प्याजे ने बताया है समायोजन क्या होता है, वो संज्ञानात्मक विकास में हम लोग पढ़ेंगे। अनुकूलन के अंदर 2 टॉपिक आएगा कि क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, आत्मसात या समावेश क्या होता है, समायोजन क्या होता है, वो अलग है। वहां पर समझाया समायोजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समायोजन नामक एक पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, समझ में? फिर लास्ट में देखेंगे जो शिक्षा क्रम वाला टॉपिक होता है, शिक्षा क्रम, इसी को आप क्या बोलते हैं, पाठ्यचर्या बोलते हैं, पाठ्यचर्या। इसी में बहुत सारा पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, एक चैप्टर सबको मिलाकर इसी में बता देते हैं। एक तो होता है क्या, शिक्षण सूत्र क्या होता है, आगमन विधि, निगमन विधि, मतलब सॉरी, इसमें क्या होता है, सरल से जटिल, है ना, सरल से जटिल होता है, फिर विशेष से सामान्य होता है, ज्ञात से अज्ञात होता है, ये सब होता है, नियम, उदाहरण से नियम। फिर क्या होता है, विधि, तो आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, प्रश्नावली विधि, ये सारा विधि इसमें पढ़ना है। फिर क्या है, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका व उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी एंड रोल ऑफ उत्तराधिकार, उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व, ये पढ़े, अकाउंटेबिलिटी एंड रोल ऑफ टीचर। फिर पढ़ेंगे क्या, पाठ योजना क्या है, इकाई योजना क्या है, पाठ और इकाई योजना, हाँ, लेसन प्लान और यूनिट प्लान। फिर है व्यू रचना, स्ट्रेटेजी, व्यू रचना पढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। फिर आप देखोगे डिफरेंस क्या, कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है ना, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। इसके अलावा देखोगे पाठ्यचर्या का निर्माण क्यों किया जाता है, पाठ्यक्रम क्यों जरूरी है, पाठ्यक्रम क्यों जरूरी है। जैसे अभी मान लो सिलेबस नहीं देता शिक्षक भर्ती का, तो आप लोग पूरा बुक छान डालते हैं, है ना, बीएड का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, आपको समझ नहीं आता कहाँ पर पढ़ना है, कहाँ पर रुकना है ना। एक अब मान लो कहीं कुछ और पढ़ा जा रहा है, कहीं कुछ और पढ़ा जा रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन कहीं और से पूछा जा रहा है, तो सोचो बच्चों के साथ कैसा होगा। फिर तो सिलेबस होना चाहिए एक प्रॉपर। फिर लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, बाल अधिकार क्या होता है, क्या देखेंगे बाद में, बाल अधिकार क्या होता है। ऐसे करके ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। हर एक टॉपिक में क्या होगा, सिंगल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और फिर ओवरऑल पूरा 100 क्वेश्चन का टेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ पर खत्म होगा, फिर आपको अगर लगे सर एक बार रिवीजन करा दो, रिवीजन होगा पूरे सिलेबस का, और उसके बाद पूरे सिलेबस को मिलाकर एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है। तो मतलब 5 बार फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका, एक तो टॉपिक वाइज होगा 100 क्वेश्चन का, और फिर उसके बाद पूरा एक सिलेबस का एक सिंगल टेस्ट होगा, समझ में आया? ठीक, तो ये पूरा सिलेबस है और इसी सीक्वेंस में पढ़ना है हमको। इसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा एग्जाम में समय, तो यही सिलेबस रहेगा, इसी सिलेबस में हम लोग कवर करना है। हाँ, सी टेट मतलब ये जो पूरा सिलेबस है आपका, सीजी टेट, सी टेट, सीडीपी का पूरा सेक्शन बात कर रहा हूँ ना मैं, आपको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, जितना वहाँ पर सिलेबस है वो पूरा पूरा कवर करते हैं यहाँ पे। और ऐसे बोला जा रहा था कि अभी सी टेट का आया नोटिफिकेशन सेंट्रल का, इस बार थोड़ा लेट हो गया ना, जून में आ जाता था, है ना, है ना, क्योंकि ये पोस्टपोन हो रहा था, सिलेबस में कुछ बदलाव होगा ये बोला जा रहा था। तो ये बोला जा रहा था कि या तो जुलाई के लास्ट में जाएगा या तो अगस्त के पहले वीक में जाएगा, तो ये बोला जाया था। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना पड़ेगा उसको,
एक मिनट, जो सिलेबस है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग एक बार। जो आप लोग का सिलेबस है, तो एक बार अपना सिलेबस देख लो। जैसा आपका सिलेबस दिया है वैसे हम लोग तैयार कर पाएंगे नहीं मेरे ख्याल से। तो रवि सर पूरा बता दिए थे, 30 नंबर का तो आता ही है। और अभी भी जो पेपर हुआ है वो भी 150 नंबर का ही हुआ है ना। एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ है कितने नंबर का हुआ है? 100 का हुआ है। एंट्रेंस एग्जाम 100 का है, लेकिन शिक्षार्थी जो है और जो टेट जो होता है वो 150 नंबर का ही रहता है। कितने नंबर का रहता है वो? 150। यहाँ देखो, पहले बात करते हैं सहायक शिक्षक के सिलेबस की। ठीक है, यहाँ पर रवि सर बताए छे ऑलरेडी। यहाँ देखिएगा, ये पहला अवधारणा, विकास की अवधारणा क्या है, विकास की अवस्थाएं क्या है, गर्भावस्था, शैशवावस्था। ठीक है, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, तो इसी को पढ़ रहे थे हम लोग क्या, ईपीएससी, है ना। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों के अध्ययन के तरीके। एक समय पे मैंने बोला था अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण। तो जब हम लोग शारीरिक विकास जब पढ़ेंगे, अवस्थाएं पढ़ेंगे, तो वहां पर ये पूरा पढ़ते हैं कि माँ कैसे कैसे में बदलाव आता है। जन्म के समय भार कितना होगा, ऊंचाई कितना होगा, वजन कितना होगा, बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होगा, वो पूरा आएगा। फिर क्या है आपका नैतिक विकास, विद्यालय, घर का वातावरण, समूह साथी का संबंध, विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो आपने देखा यूनिट 1 में भी दिया है, यूनिट 2 में भी दिया है। फिर व्यक्तित्व का विकास, समाजीकरण, तो समाजीकरण वाले टॉपिक में कवर होता है। फिर देखो तीसरा यूनिट चालू हो गया, सीखना एवं संज्ञान। तो ये 2 पॉइंट को छोड़ दो, इसको बस छोड़ दो पहले को। तो ये आपने क्या देखा था, पहले यूनिट में सब पढ़े थे, जीन प्याजे। यहां तक देखोगे तो आपका पूरा पूरा वही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जीन प्याजे का कॉन्सेप्ट दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, वाइगोत्स्की, रचनावाद क्या होता है, फिर विकास के क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, शिक्षक की भूमिका। तो आप अगर देखोगे तो आपने जो पहला लिखा है उसी में सब कुछ कवर हो जाता है। वो देखो संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद। तो यहाँ पर देखो आप सिलेबस में 2.5 यूनिट जो बोल रहा था मैं, यहाँ पर क्या है, रचनावादी क्या है, व्यवहारवादी क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास यहाँ पर है, तो ये संज्ञानात्मक विकास में कौन आता है, वाइगोत्स्की। फिर आपका थर्ड यूनिट का देखो लास्ट पॉइंट, बच्चा समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, वैकल्पिक अवधारणाएं, अभिप्रेरणा और सीखना। सीखना मतलब क्या, अधिगम। ठीक है, फिर 2.5 यूनिट ये हो गया था, 3 यूनिट। फिर चौथा यूनिट में क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, शिक्षा क्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, निर्माण की समस्याएं। जैसे मैंने कहा सब अलग अलग चीज पढ़ते हैं, समय व्यर्थ होता। फिर शिक्षा क्रम का चुनाव क्या है, किस आधार पर करना चाहिए, तो बच्चे को एज के अनुसार करना चाहिए। फिर शिक्षा अधिकार अधिनियम, और क्या है, शिक्षकों की भूमिका, उत्तरदायित्व। तो लास्ट में क्या है, बाल अधिकार। तो लगभग हमने सब कुछ टच किया सिलेबस का। फिर देखते हैं शिक्षक के सिलेबस में 3 यूनिट कौन कौन सा है। तो विकास की अवधारणाएं, उनके सीखने के संबंध, विकास के सिद्धांत, बुद्धिमत्ता का सृजन। फिर व्यक्तिक भिन्नता, और व्यक्तिक भिन्नता किस आधार पर, भाषा आधार पर, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित। फिर मूल्यांकन बताया गया, यहीं पर बताया गया क्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE। फिर सेकंड क्या है आपका, समय विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, तो सिलेबस में है। ठीक है, फिर देखिएगा आगे ये सीखना और शिक्षण शास्त्र, वही सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, व्यूह रचना क्या होता है, सामाजिक क्रियाकलाप क्या है, सीखने में सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करना और वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के रूप में। तो आपने देखा पहले वाले में भी दिया था। फिर क्या दिया है आपका, ज्ञान क्या है, संवेग क्या, अभिप्रेरणा, सीखना क्या है, सीखने में सहयोगी कारक, व्यक्तिक भिन्नता, और पर्यावरणीय कारक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है। तो अभी जो हमने सिलेबस बनाया वो समझ में आया, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, उसी आधार पर पढ़ना है। उससे आप समझ में भी आएगा कि किस प्रकार हम तैयारी करेंगे और किस प्रकार हमें क्या करना है, रेडी रखना है अपना सिलेबस। तो लगभग 6 से 7 महीने के आसपास, और वो सही टाइम होगा। 6वां महीना लग चुका है, 7 महीने तक आपका अगर क्लास चल रहा है तो आप जनवरी में खत्म करोगे मान लो, 1 फरवरी को क्या है आपका CG टेट। ठीक है, उस समय तक आप 100% तैयार रहोगे, और उसके 2 महीने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपका जो होगा शिक्षक भर्ती आ जाएगा। ठीक है, और आज तो थोड़ा सा क्लासीफाई भी कर दिया गया है
कि ग्रेड 1 में कितना आएगा, मतलब वो सहायक शिक्षा का कितना पोस्ट होगा, शिक्षा का कितना पोस्ट होगा। तो एक शायद मेरे ख्याल से आपने देखा होगा वो इमेज कि कौन सा पोस्ट कितना आने वाला है। 900 के आसपास सहायक शिक्षक, लगभग 2800 के आसपास क्या रहेगा सहायक शिक्षक, 2800 के आसपास, और शिक्षक जो रहेगा 900 के आसपास, कुछ ऐसा बताया गया है ना। हाँ, सी टेट और सी जी टेट को लेकर कोई यहाँ पर मतभेद नहीं है ना। अगर सी टेट क्लियर है तो आप सी जी वाला दे सकते हो। अब यहाँ पर कोई डिबेट नहीं चल रहा, जैसे झारखंड में हुआ। झारखंड में क्या हुआ था, बोला कि जिस स्टेट में अगर सीजी वहाँ का होता है स्टेट लेवल में, तो वो वाला पहले उसको प्रायोरिटी देंगे, उसको प्राथमिकता देंगे। ठीक है, वो ध्यान रखना। समझ में आया यहाँ तक? लेकिन सीजी टेट अगर होगा तो आप जरूर एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम से पहले क्या होता है, एक प्रैक्टिस भी है। समझ में आया यहाँ तक? तो जो आज लिखे हैं ये तो अपलोड भी हो जाएगा, है ना। अगर नहीं लिखे हैं तो वहां से लिख के आइएगा। एटलीस्ट सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि किस क्रम में हमको करना है ना।